वर्तमान समय में पंजाब में फिर से खालिस्तान की मांग उठ रही है और कुछ हलकों से, और अमृतपाल सिंह जी उसका एक मूर्त रूप के रूप में सामने आ रहे हैं। कई लोग उनको भिंडरावाले जी टू के रूप में देख रहे हैं। बेसिकली जो हमारे छात्र इस बात से परिचय ना हो तो खालिस्तान एक ऐसी आंदोलन के रूप में उभरा था 1980 के दशक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था। पर कोई भी मूवमेंट हवा से नहीं उठती कि वो 1980 में उठी। बेसिकली इसकी रूट्स जो है पार्टीशन के बाद से पड़नी शुरू हुई थी। पार्टीशन के बाद बहुत से सिख भाई हमारे, पंजाब के हिंदू भाई जो है बर्बाद होकर के वर्तमान पंजाब में आए थे, आकर बसे थे। और यहाँ जो मारकाट हुई उसमें बहुत से मुस्लिम आबादी यहाँ से जाके पंजाब में बसी, पाकिस्तान के पंजाब में, जो कि एक हम समझते हैं वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी एक ट्रेजिडी थी। एक बहुत बड़ा अन्याय इस कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ हुआ, मारकाट हुई, जो कि बहुत शर्मसार करने वाली है हमारी मानवता के लिए। पर उसके बाद जब पंजाबी कम्युनिटी यहाँ के बसती है, विशेषकर मैं सिख समुदाय की बात फिर करूँगा, पंजाबियों में भी तो एक विशाल पंजाब होता है जिसमें कि हरियाणा भी है और हमारा हिमाचल का कांगड़ा, हमीरपुर जो काफ़ी पॉपुलेटेड इलाका है, और साथ में हमारा कुल्लू और लाहौल स्पीति का इलाका होता है। तो इसमें जो पंजाबी जो स्पीकिंग लोग हैं उनकी मेजॉरिटी नहीं बन पाती है, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो एथनिकली जो सिख लोग हैं, और सिखों में भी स्पेसिफिकली जो जाट कम्युनिटी है, जो सिख जाट कम्युनिटी है, जो कि न्यूमेरिकली भी स्ट्रॉन्ग है और पॉलिटिकली पावरफुली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। हालांकि उस समय ये मांग उतनी प्रज्वलित भी नहीं होती अलग स्टेट की, पर मास्टर तारा सिंह जब देश का विभाजन हो रहा था तो वो दबी जवान में उनका भी प्रयास था, कोशिश थी उनकी कि हमें भी एक सेपरेट लैंड मिले। जब आप मुस्लिम को दे रहे हैं तो सिखों का भी एक अलग सिस्टम है, पर भारत पाकिस्तान के दंगों में कोई ऐसा स्पेस बन नहीं पाया उनके लिए, तो फिर वे भारत आए। ग्रेजुअली वही कॉन्शियसनेस डेवलप हुई जब देखा गया कि हरियाणा और हिमाचल के साथ इलेक्ट्रोनिकली पंजाबी आइडेंटिटी, और विशेषकर उसमें भी सिख आइडेंटिटी जो है सेफ नहीं हो रही थी, इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, पावर हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग अकालियों ने उठाई, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो रिफॉर्म, एसजीपीसी के जो रिफॉर्म जो स्थापना हुई थी 1920s में गुरुद्वारों में सुधार को, उसी प्लेटफॉर्म से ही आगे बढ़ती है। मतलब सिख राजनीति में रिलीजन का और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो कि उनका सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं मॉडर्न टाइम का चर्च ही है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है जो लीड करता है सिख पंथ को, वो वहाँ से वो लीड चलती है, और अकाली दल उसका एक पॉलिटिकल फेस के रूप में हमारा सामने आता है। ग्रेजुअली फिर वहाँ से ऑटोनॉमी की मांगे उठती है कि हमें जेन्युइन फेडरलिज्म मिले। उसमें आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन सामने आता है, अकाली पावर में आते हैं और वो एक जेन्युइन फेडरलिज्म की मांग करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट रूप से वो सेपरेटिज्म की मांग कर रहे थे, पर वो एक जेन्युइन फेडरेशन की मांग करते हैं। और इस टाइम पंजाब हमारे सबसे प्रॉस्परस स्टेट्स में से एक होता है। और फिर इसी दौरान कांग्रेस भी थोड़ा वीक विकेट पे जाती है, और ऐसे में कुछ पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद एक नया चेहरा राजनीति में आता है जिसका नाम भिंडरवाला होता है। और वे जब राजनीति में आते हैं तो थोड़े अग्रेसिव नेचर होने के कारण वो फेमस भी हो जाते हैं, काफ़ी रेडिकल बातें करते थे, और कई जगह वायलेंस होता है पंजाब में, और विशेषकर उसमें टारगेट बनती है हिंदू समाज को टारगेट बनाया जाता है। उसके बुद्धिजीवी, कोई पत्रकार, उनको टारगेट किया जाता है, किलिंग शुरू हो जाती है। कई जगह रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स पे अटैक शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी भी सिचुएशन उतनी ख़राब तो हो ही चुकी थी, पर फिर गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन किया जाएगा, और भिंडर वाले हरमंदिर साहिब के अंदर चले जाते हैं, उसकी घेराबंदी कर लेते हैं, और फिर लड़ाई होती है जिसमें बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं, एक पवित्र स्थल खराब हो जाता है।
और उसके बाद फिर उसका काउंटर रिएक्शन इंदिरा गांधी जी की हत्या में, और फिर दिल्ली में दंगे होते हैं सिखों के खिलाफ, और पंजाब में फिर बड़ी संख्या में रिटेलिएशन होता है और बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को की मास किलिंग होती है, और बहुत लंबा दौर चलता है फिर मिलिटेंसी का, और काउंटर मिलिटेंसी में बहुत से युवाओं को मारा जाता है, जो अधिकता है सिख युवा होते हैं, उनको फिर काउंटर इंजेंसी में उनको भी एलिमिनेट किया जाता है। तो एक लंबा वायलेंस का दुष्चक्र चलता है। ये खालिस्तान का एक दौर था, और जिसमें बाहर से जो पंजाब के लोग माइग्रेट किए थे सिख कम्युनिटी के, विशेषकर जाट सिख कम्युनिटी ज़्यादा, वो वहाँ से फिर उसको सपोर्ट करती है कनाडा से, और आजकल ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं। तो आजकल अमृतपाल जी हमारे जो एक नया अवतार आया है, वे भी खालिस्तान की बात कर रहे हैं, और अपने को भिंडरवाले के फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स पे आइडलाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब में डेफिनेटली एक अब रोष भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक पिछड़ रहा है हर इंडेक्स में। पंजाब पीछे जा रहा है, एक तरह का ब्रिलियंट स्टेट अब पिछड़ रहा है, उसमें काफ़ी हद तक अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स भी रही होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन का फेलियर भी रहा है, कई कारण इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इससे खालिस्तान का इशू सामने आ रहा है, और बेसिकली इसमें एक वो साइकोलॉजी भी है जो हमें समझनी पड़ेगी, कि एक जो एक साइकी वो है, ये है कि एक ज़माने में सिख अम्पायर जो है पूरे उत्तर भारत को डोमिनेट करती थी, बहुत बड़ी अम्पायर थी अंग्रेज़ों के समक्ष। पर फिर अंग्रेज़ों से युद्ध के बाद, पराजय के बाद, सिख अम्पायर का विलय हो गया, और अंग्रेज़ों के काल में भी अच्छी पोस्टों पर, अच्छी फ़ौज के रुतबे में सिख होते थे, अच्छी किसानी थी। पंजाब में प्रॉस्परस पाकिस्तान के पंजाब में अच्छी प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ थी, अच्छे बिजनेसमैन थे, किसान थे। पर विभाजन के बाद सडनली वो पावर की पोजीशन छीन ली गई, तो एक पावरलेसनेस की फीलिंग, और एक इंडिया जो कि जहाँ पर डेफिनेटली सिख कम्युनिटी खुद को माइनॉरिटी फील करती है या करती होगी, तो वो कॉन्शियसनेस डेवलप हुई कि भाई हम कुछ डिफरेंट है, और हमारे साथ हमारे को न्याय नहीं मिल रहा, और हम एक पास्ट की एक डोमिनेंट कौम रहे हैं जिसने कि शासन किया है। और कहीं न कहीं खालिस्तानी के रूट में अगर हम देखेंगे, तो सिखिज़्म में जो एक प्यूरिटेनिज़्म चल पड़ा है, अपने को हिंदू बैकग्राउंड से टोटली डिफरेंट दिखा कर के एक समथिंग न्यू, और बिल्कुल समथिंग अपोज़िट टू हिंदू, डिफरेंट, समथिंग वेरी रेडिकल फ्रॉम हिंदू, एक दिखाने की जो सोच विकसित हुई है, हिंदू ना कहें तो जो भारतीय सभ्यता है उससे अलग करके दिखाने की, और जो भारतीय सभ्यता की जो परंपरा रही, जिसमें जो हिंदू पक्ष जो ये देखता है कि भाई, और कई नामधारी जैसे जो पक्ष हैं, सेक्ट हैं सिखों के अंदर भी, और कई और डेरे हैं, वो देखते हैं कि जो कृष्ण राम या कुछ इस तरह के जो संत, और ये सब मिले ट्रेडिशन से सिक्खी का उत्पन्न उत्पन्न हुआ है, गुरुओं का योगदान उसमें है, उसको अलग करके देखना, और गुरुओं को और हिंदू धर्म में या अन्य पुराने धर्मों में स्पष्ट अंतर देखना, और उनको एक डिकेडेंट रूप में देख करके सिक्खी को एक प्योर प्योर फॉर्म में सामने लाने की जो सोच है, ये इसको एक आइडियोलॉजिकल स्पेस देती है। और इस राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं जो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे जो पंजाब की राजनीति आ गई है, कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के चुनाव में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव पंजाब की राजनीति में घुस जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो एक प्रोग्रेसिव वहाँ का चुनाव प्रणाली होनी चाहिए थी, वहाँ की इशू होनी चाहिए, वो बार बार रिलीजन सिस्टम में आ जाते हैं। और बेअदबी जैसे इशू, जो कि पाकिस्तान जैसे एक पिछड़े देश में, जहाँ पर बेअदबी के नाम पर बेगुनाहों को मारा जाता है, जहाँ पर सलमान तशरीर की गर्दन काट दी जाती है बेअदबी के नाम पर, उस तरह के लॉज की मांग पंजाब में होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खालिस्तान एक केवल एक राजनीतिक डिसेंट ना होकर, इसमें कई हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और ये आज हमारे देश के सामने फिर से एक चुनौती, एक साइकी के रूप में सामने आया है। पर ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बात सामने आ रही है, ताकि इसका निवारण भी हो सके। और भारतीय संघ ने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भारतीय संघ इसके में सोचेगा, थॉट आउट करेगा, तो जो भी साम दाम दंड भेद की रणनीति से इसको 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 हार्मोनाइज किया जा सकता है। धन्यवाद।